अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने पेपर आज अटेम्प्ट किया बिजनेस लॉ का, और आई एम श्योर कि आपने अपनी पूरी एफर्ट की थी और एक अच्छा पेपर हुआ होगा। हम एक बड़ा ब्रीफ सा रिव्यू लेके आए हैं पेपर का और कुछ बच्चों को हम आंसर सजेस्ट करेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक छोटी मिल जाए कि आपने पेपर अच्छा कर लिया है और इंशाल्लाह ये पेपर पास होगा। तो मिस अतिया हमारे साथ हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ओवरऑल जो पेपर था इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था और इसके बारे में अगर वो हमें अपनी राय दें पेपर के बारे में। मिस अतिया। अस्सलाम वालेकुम शहजादे और शहजादियाँ, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि पहली दफ़ा आएगा आपका पेपर, आज देखा तो झटका तो लगा होगा, लेकिन पेपर की तैयारी अच्छी करवा दी थी तो इंशाल्लाह अच्छा हो ही गया होगा। तो सर आपने कहा पेपर का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट पेपर का डिफिकल्टी लेवल था। बहुत मैं नहीं समझती कि बहुत कोई टफ किस्म का पेपर था। जो कॉन्ट्रैक्ट की आपकी 2 केस स्टडियां वो मैं ज़रा कह सकती हूँ कि ज़रा थी टफ, बाकी मॉडरेट था डिफिकल्टी लेवल, बहुत नहीं था मुश्किल। आई कैप का जो पेपर होता है ना, जैसे खास तौर पे थ्योरी का पेपर है तो इसकी हम टीचर्स नॉर्मली 2-3 कैटेगरीज बना लेते हैं कि रट्टे वाला ये। तो आप बताएं कि इसकी आपने कितनी कैटेगरीज बनाई हैं? मैंने जैसे क्लास में भी हम पढ़ाते हैं, मैंने 3 कैटेगरीज अपनी बनाई हुई है। ठीक है, सो एक हमारा होता है टू द पॉइंट, ठीक है, जो वो बिल्कुल आपका रट्टा शेयर रट्टा रिप्रोड्यूस कर दिया, बिल्कुल शेयर रट्टा। फिर एक हमारा होता है जिसको मैं कहती हूँ इम्पोस्टर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहरूपिया, ठीक है। हाँ, ये ऐसा होता है केस स्टडी की तरह लगेगा लेकिन केस स्टडी होगा नहीं, इसमें नाम होगा अहमद, नासिर, सलमा, सलीमा, लेकिन होगा कुछ भी नहीं, होगी वही टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की 5 चीजें। समझ रहे हैं आप मेरी बात। और तीसरा है हमारा जो रियल केस स्टडी है, वो तो असल वाला है। तो मैंने एक बनाया अपने पास एक सारा करके ना, तो टू दी पॉइंट जो हमारे थे ना वो 31 मार्क्स थे। 31 मार्क्स हमारे टू दी पॉइंट, स्ट्रेट रट्टा, 31 मार्क्स सिर्फ रिप्रोड्यूस किया, याद करके रट्टा लगा के एज इट इज लिखना, शेयर रट्टा। फिर हमारे जो इम्पोस्टर वाला क्वेश्चन था वो 36 मार्क्स। इसको थोड़ा सा स्मार्टली अगर हैंडल करें तो ये भी रिप्रोड्यूस मतलब वही चीज है, बस उसको आपने ट्वीक करना है जरा सा, और ट्वीक करके आपने, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली 67 मार्क्स। हाँ 67 मार्क्स आपके 85 में से आपके सीधे सीधे ऐसे चले गए जो कि आप बहुत आराम से कर सकते थे। और आपको पता है पासिंग नंबर तो 50 है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है 50 वाला हो या 80 वाला। फिर आ जाती है आपकी केस स्टडी रियल, सिर्फ 18 नंबर। अच्छा, सिर्फ 18 नंबर। ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि नॉर्मली जब केस स्टडी ज्यादा होती है तो हर स्टूडेंट का आंसर डेविएट कर जाता है, डिफरेंट आता है, कुछ का सही होगा कुछ का गलत होगा। लेकिन जब रिप्रोड्यूस करने की बारी आती है तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्वेश्चन के 3 पॉइंट 4 पॉइंट सही लिख के आ रहे होते हैं। किसी का 1 पॉइंट गलत होगा, 2 पॉइंट मिस हो गए होंगे, लेकिन लिखा ठीक होगा सबने। तो दैट्स गुड कि अगर हमारा रिप्रोड्यूस वाला क्वेश्चन पेपर ज्यादा आया। बिल्कुल। तो सवाल, लेकिन उससे सवाल से पहले आपकी चैप्टर्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बता दें कि किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स पूछे गए। जो उसकी आई कैप की वेटेज थी, क्या आई कैप ने ग्रिड के हिसाब से क्वेश्चन पूछे? सारे ग्रिड के हिसाब से हिसाब रहा है। लीगल से आपके एक्चुअल 5 नंबर का, 5 नंबर के लिए, यानी कि हम बात कर रहे हैं आपके सब्जेक्टिव के, ठीक है। अभी हम एमसीक्यू की बात नहीं कर रहे। सब्जेक्टिव में आपके लीगल से 5 नंबर का सवाल आया है। ग्रिड कहती है कि जी 5 से 8 के दरमियान आएगा, ठीक है। फिर पार्टनरशिप पे थोड़ी मेहरबानी ज्यादा हो गई है। पार्टनरशिप में ग्रिड कहती है कि 10 से 15 के दरमियान आएगा, लेकिन हमारा आया है 18 मार्क्स। हाँ 18 मार्क्स हमारा आया। फिर निगोशिएबल में उन्होंने कहा जी 5 से 12 के दरमियान आएगा और 10 नंबर का आया, बिल्कुल सही है। फिर कॉन्ट्रैक्ट में 45 से 55 के दरमियान उन्होंने कहा था आएगा और 42 मार्क्स का आया। ये वो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज छोड़ के, एमसीक्यूज के अलावा। और फिर जो आपके वो आखिरी वाले 3 नहीं है चैप्टर नए वाले, तो वो जो आपके चैप्टर है उनमें से उन्होंने अदर एरियाज में से कहा था कि 20 से 25 नंबर का आएगा, लेकिन उसमें से उन्होंने सिर्फ 10 नंबर का पूछा। ये एक अपसेट था। जो एएमएल में से एक क्वेश्चन आया 6 नंबर का और एक आर्बिट्रेशन से 4 नंबर का सवाल आया। बस, तो ये आपका टोटल था नॉर्मली स्टूडेंट। और इसमें से बड़े सीधे सवाल आए हैं। अभी तक इसमें से आए कि आप उस तरह केस स्टडी नहीं पूछ रहा है, एमसीक्यू एक आधा पूछा है उसने, बाकी बिल्कुल स्ट्रेट आपके रट्टे वाले सवाल आए हैं। हम ऐसा करते हैं कि 1 बाय 1 स्टूडेंट्स के साथ हम आंसर शेयर करते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले एमसीक्यूज के, तो आप जल्दी से अपने पेपर्स के निकाल लो और एमसीक्यूज मार्क कर लो। इंशाल्लाह उम्मीद है इसमें से कोई एमसीक्यू मैंने गलत मार्क नहीं किया होगा। मैं जस्ट एमसीक्यू का नंबर और आगे उसका सही ऑप्शन बोलता जाऊंगा। जो फर्स्ट एमसीक्यू है इसका ऑप्शन सी, सेकंड एमसीक्यू का जो ऑप्शन है वो ए, थर्ड एमसीक्यू का ऑप्शन सी, फोर्थ एमसीक्यू का ऑप्शन डी, फिफ्थ एमसीक्यू का ऑप्शन सी, सिक्स्थ एमसीक्यू का ऑप्शन ए, सेवंथ का बी, 8 का डी, 9 का बी, 10 का सी, 11 का ए। अच्छा 12 जो एमसीक्यू है इसके ऊपर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मुझे ए ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, डी ऑप्शन भी ठीक लग रहा है।
अब वॉइड एग्रीमेंट के बारे में बात हुई है, वॉइड एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं कि ये तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। तो ए में वो कह रहा है कि दो बहन भाई है, उनकी आपस में एक बात हुई, जब दो बहन भाइयों की बात हुई है आपस में कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी और वॉलंटरली देंगे, तो यहाँ पे कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, यहाँ पे एक सोशल एग्रीमेंट है, वो वॉइड होते हैं, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। तो मेरे ख्याल से तो ये ऑप्शन भी ठीक है। लेकिन जब मैं डी की बात करता हूँ, डी ने कहा कि डी ने प्रॉमिस किया कि एक फास्ट फूड चेन आउटलेट ओपन करें और उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे, तो इसके ऊपर आपके ख्याल में कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है? अच्छा, अब देखिए डी में पता क्या है, डी में अगर हम वो वाली बात ले आए ना, गुडविल वाली, कि जब कोई किसी को गुडविल सेल करता है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो कह सकता है कि भाई आपने सेम एरिया के अंदर बिजनेस नहीं करना, ऑल्दो वो बात मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि वो आई कैप के बनाने वाले के जहन में शायद वो वाला पॉइंट था और वो गुडविल मेंशन करना भूल गए। इस हिसाब से मेरे ख्याल में ए बनता है। मुझे भी ज्यादा क्योंकि ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो इन्फोर्सेबल नहीं है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं थी, बहन भाई का कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे हिसाब से ए की बात है। ठीक, इसके ऊपर मे बी देयर आर सम टीचर्स, ग्रेट टीचर्स हैं हमारे, देयर आर चांसेस कि यहाँ पे कुछ एम्बिगिटी हो, लेकिन मेरे हिसाब से भी इसमें जो ए ऑप्शन है वो ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के ऑप्शंस थे, आई होप आप लोगों के अच्छे हुए होंगे। हमारे पास उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आया लीगल सिस्टम का, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है लीगल सिस्टम के ऊपर और एक्सप्लेन द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ। आपका टाइप 1 सवाल है, शेयर अट्टा है, तो कोई इसके अंदर आपने कोई इसके अंदर आपने ज्यादा सोचना नहीं है, कोई ज्यादा बात नहीं करनी। आपकी जो भी सोर्सेज हैं पाकिस्तान में लॉ की, यानी आपका जी एक तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर फिर आप जी पार्लियामेंट बाय ओन एक्शन, फिर उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात है, उसके बाद फिर आपकी प्रेसिडेंट वाली बात आ गई, और उसके बाद फिर आपकी और जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं कि जिसके अंदर आपके बाय लॉज आते हैं जो भी प्रोफेशनल हैं, फिर उसके अंदर आपके रिलीजियस लॉज आते हैं, ये वाली सारी चीजें उसके अंदर आपकी आ जाएंगी। तो ये बड़ा स्ट्रेट किस्म का सवाल है और मैं समझती हूँ 100% मार्क्स लिए जा सकते हैं। That's good. अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पार्टनरशिप मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, 1932 में बना था, उसको तो पाकिस्तान नहीं बना था, तब से हम ये लॉ लेकर चल रहे हैं, हमने आज तक इसको चेंज नहीं किया क्योंकि गोरे हमें एक अच्छी चीज बना के देगी। सर मेरी रिजर्वेशन है अच्छी चीज पे, लेकिन चलें। देखिए, मैं इसके ऊपर पार्टनरशिप के ऊपर बच्चों को जब पढ़ाता हूँ ना, तो उसमें मैं अक्सर ये बताता हूँ, ये गोरू ने बनाया था, उसका एक मकसद था। गोरे जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे तो मुसलमान या हिंदू थे, वो इनके साथ कारोबार नहीं करते थे, उन्होंने पार्टनरशिप की, हिंदुओं के और मुसलमानों के जो बड़े लोग थे उनके साथ पार्टनरशिप की, उनको बगैर पैसों के पार्टनरशिप में एडमिट किया, उनके बच्चों को भी कह दिया कि तुम्हें बेनिफिट्स में ऐड करेंगे, क्योंकि जब आपका बड़ा जो पार्टनरशिप में आ जाएगा तो नीचे की जो रियाया है वो उसके साथ अटैच हो जाएगी, एफिलिएट हो जाएगी। तो वो एक खैर एक लंबी बहस है, हम जाते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। सर अभी बच्चों को जरा पढ़ाई का उनको ज्यादा टेंशन ज्यादा हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपके पास ए है, उसमें उसने पूछा हमसे, 3 नंबर का सवाल था, अंडर द पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड गाइडेंस टू वसीम कंसर्निंग हिज राइट्स एंड लिमिटेशन परटेनिंग टू जीटी। अब ये वसीम साहब कौन है? वसीम साहब के जो बिजनेस के अंदर वालिद साहब थे, वो उनका इंतकाल हो गया और इसको बिजनेस के अंदर शामिल कर लिया। बच्चा है ना, अभी माइनर है, तो माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके राइट्स और लिमिटेशंस बतानी थी। स्ट्रेट क्वेश्चन है, लुक अलाइक वाला क्वेश्चन है, जो सेकंड कैटेगरी थी, इंपोस्टर जिसको मिस कहती हैं। इसके अंदर आपने माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के राइट्स और लायबिलिटीज बतानी है। 2 से 3 राइट्स हैं, 2 से 3 लायबिलिटीज हैं। तो मैं नहीं ख्याल कि इसमें कोई लंबी चौड़ी बात है, ये क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो सकता है। पार्ट बी जो है वो भी पार्टनरशिप का है, 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर का सवाल एक ठीक ठाक बड़ा सवाल होता है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे ये समझते हैं कि जैसे हमने 3-4 पेजेस भर के आने, नहीं, आपने पेजेस नहीं भरने, आपने उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस करना है। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है कि वसीम बड़ा हो चुका है, मेजर आ चुका है, 18 साल की उम्र को पहुंच चुका है 1 नवंबर को, बिल्कुल सही है। अब वो चाहता है कि मैं पार्टनर बनना है, और यहाँ पे क्वेश्चन में उसने बता दिया है कि माइनर एट द एज ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी डिसाइड कर चुका है, वो माइनर पार्टनर बनना चाह रहा है। तो वो पहली वाली बात कि अगर नहीं बनता तो क्या होगा, वो सारी बातें खत्म होगी। क्वेश्चन में क्या पूछता है, वो कहता है स्टेट द कोर्स ऑफ एक्शन। पहली बात कि उसे क्या करना पड़ेगा पार्टनरशिप पार्टनर बनने के लिए, वो 6 महीने में जो बताना है ना, बार में नोटिस देगा, अपनी इंटेंशन बताएगा, अर्लियर ऑफ 6 मंथ, वो आपने 2 से 3 बुलेट पॉइंट्स, और अगर नहीं देता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली 6 महीने में पार्टनर खुद ही बन जाएगा। ये 2 नंबर की बात होगी पहली कोर्स की, 8 में से 2 नंबर इसकी बात की होगी। उसके बाद वो कहता है ऑल्सो एडवाइज वसीम अबाउट हिज ड्यूटीज। जब वो पार्टनर बन जाएगा तो उसकी ड्यूटी क्या है, वो पार्टनर्स की सारी ड्यूटीज बन जाती हैं। उसके म्यूचुअल राइट्स क्या हैं, वही राइट थे जो जिस शेयर में पार्टनरशिप से वो पहले था, एडमिटेड था बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में, वही शेयर उसका कंटिन्यू होगा। वो बिजनेस में जो ना प्रॉफिट पार्टिसिपेट करेगा, डिसीजन मेकिंग लेगा।
जो पार्टनर के राइट्स सवाल कर सकता है भाई क्या हो रहा है, और वो रोजाना ऑफिस भी आएगा, हर चीज में अब वो पार्टिसिपेट करेगा। और लास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी कोई भी माइनर एडमिट हो जाता है और अब एट द एज ऑफ अटेनिंग ड्यूटी अपने आप को पार्टनर बना लेता है, तो उसकी लायबिलिटी क्या है? वो तब से लायबल होगा बिल्कुल जब से वो माइनर एज अ माइनर एडमिट हुआ था बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में। ये बात लास्ट थी, तो इसमें 4 बातें लिखनी थी। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, उसकी ड्यूटीज क्या है, उसके म्यूचुअल राइट्स क्या हैं, उसकी लायबिलिटीज क्या हैं। 2-2 मार्क्स मेरे ख्याल से ऑन एवरेज इसके थे। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। आई होप ये स्टूडेंट ने इजीली सॉल्व किया। मेरे ख्याल में ये वो क्वेश्चन था जिसमें वो कह रहा है भाई अल्लाह के वास्ते पास हो जाओ। मतलब इंतहाई आसान सवाल है, पूरी की पूरी कहानी पार्टनरशिप की इसके अंदर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है इसके ऊपर, तो मिस अतिया आप बताएंगे क्या कहता है, इसके ऊपर सोल्यूशन क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये सवाल ना थोड़ा सा तंग करने के लिए मेरे ख्याल में दिया गया था। सवाल के नंबर पार्ट ए के सिर्फ 3 है और वो देखने में बड़े भारी भारी वर्ड्स इन्होंने यहाँ पे डाल दिए। अच्छा, जो पहली चीज है ना आपकी, वो है आपकी यानी ए का जो पार्ट 1 है वो है आपकी स्टिपुलेटेड डैमेजेस में से, वो जो लिक्विडेटेड डैमेजेस है ना, वो आपकी है कि जी अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक बात की हुई है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस होंगी, तो फिर वो लिक्विडेटेड डैमेजेस का आगे क्या हिसाब होता है। अब इसके अंदर कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि जो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं वो जो भी उन्होंने डिसाइड कर दिए हैं 10 मिलियन की पूरी मिलेंगी। ऐसा नहीं है, ये एक मैक्सिमम लिमिट है। होता ये है कि जब ये केस जाएगा कोर्ट में, अगर तो पार्टीज मान जाती है ना कि जी इतने पैसे दे देने हैं, तो फिर तो सही है, और दे दिए, एक ने मांगे अगले ने दे दिए। आप तो पढ़ाना शुरू होगी, हमें आंसर बताइए, ये बात लिखनी थी तो बस। लेकिन इसके अंदर आपने बात बस ये लिखनी है कि भाई अगर पार्टी मान जाती है अच्छी बात है, अगर पार्टी नहीं मानती है पैसे देने के लिए कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट इससे कम भी डैमेजेस डिसाइड कर सकता है, चाहे तो इतने भी डिसाइड कर सकता है, बट दिस इज ओनली अ मैक्सिमम लिमिट टिल विच द डैमेजेस कुड बी डिसाइडेड। दूसरी चीज इसके अंदर जो एक जरूरी थी बतानी, वो जो आपका पार्ट 2 है, वो उसके अंदर कहते हैं कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर डैमेजेस पहले से डिसाइडेड नहीं है। अब अगर डैमेजेस पहले से डिसाइडेड नहीं है तो फिर हमारा वो डैमेजेस का जो चैप्टर है हमारा आखिरी वाला, वहां आप जाएंगे और वहां पे जाके जो भी इसके अंदर नॉमिनल डैमेजेस हैं वो कोर्ट बता दे भाई इतने थे, इतने दे देने हैं वो लोग, इतने डैमेजेस देने हमें लिखने की जरूरत है कि अगर पैसे देने थे तो डिफॉल्ट के ऊपर आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आपने कोई गुड्स डिलीवर करनी थी डिफरेंस ऑफ गुड्स, सर 3 नंबर हैं जिसके हिसाब से 1.5 हैं। अगर आप एक सेंटेंस में किसी तरह शॉर्ट करके इसको लिख सकते हैं तो लिख दें, अदरवाइज इतना मैं इसको जरूरी नहीं समझती मेरे ख्याल में। अच्छा, फिर पार्ट बी है ना, पार्ट बी आप करें। पार्ट बी में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मेरा और मिस का जो सोल्यूशन था पार्ट बी में, उसमें थोड़ा इख्लाफ था और एक असूली इख्लाफ है। आप बताएं पहले पार्ट बी में आपके ख्याल में क्या होना? अच्छा, मेरे हिसाब से ये है कि देखिए ये जो फातिमा है खातून, इन्होंने हमाद से खरीदा और इन्होंने ये कहा कि हमाद साहब मुझे ये बता दीजिए कि आपकी ये जो बिल्डिंग है इसमें कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। इन्होंने ऐसे करके पूछा कि इसके अंदर एग्जैक्टली लाइन क्या लिखी हुई है, फातिमा आस्क्ड हमाद टू इन्फॉर्म हर ऑफ एनी स्ट्रक्चरल इशूज विद द बिल्डिंग दैट माइट रिक्वायर रिपेयर। उन्होंने कहा भाई बता दो कोई मसले तो नहीं है तुम्हारी बिल्डिंग में, और हमाद आगे से चुप रहा। अब ये जो हमाद आगे से चुप रह रहा है, इसकी वजह से फातिमा को एक ऐसा भरोसा हो रहा है हमाद के ऊपर कि नहीं है ऐसे कोई भी फ्लॉज इस बिल्डिंग के अंदर। अब है क्या, हमने वो जो प्रोविजन पढ़ी है ना, साइलेंस, डज साइलेंस इक्वेट टू फ्रॉड और नॉट, उस प्रोविजन के अंदर आपकी 2 थी। एक तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप तो नहीं है जी, लेकिन वो जो पार्ट बी है ना इसका, जो ये कहता है कि व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, कैसे कि अगले ने अगर सवाल पूछा और आप जवाब में चुप रहे हैं ना, तो इसका ये मतलब है कि अगला ये समझ रहा है आपका जवाब हाँ है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में यहाँ पर बिल्कुल रेमेडीज फातिमा को जो अवेलेबल है वो ये कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपका फ्रॉड वाला होगा, फ्री कॉन्सेंट नहीं है, वॉइडेबल हो जाएगा, और अगर जारी रखेगी तो डैमेजेस ले सकती है। मेरे ख्याल से ना यहाँ पे आई कैप की बुक में ना एक थोड़ी सी मिस्टेक कह सकते हैं उसको, कि आई कैप को जो पुरानी किताबें थी या जो हमने पढ़ी थी, बेयर एक्ट पढ़े थे, सर पुराने हो गए हैं आप। उसमें एक रूल था ना, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड में उसमें एक रूल था, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर, मुश्तरी होशियार बाश। और जब भी कोई सेल का एग्रीमेंट होता है उसपे जो भी चीज आप खरीद रहे हो, उसमें जो परचेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई चीज एविडेंट है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और अगर उसने आइडेंटिफाई नहीं की तो कल को वो जाकर उस पर डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। तो मेरा इसके ऊपर थोड़ा सा असूली इख्लाफ है, लेकिन अगर आई कैप की किताब में डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर का जिक्र नहीं है तो फिर मिस ने जो कहा है हम उसी आंसर को लेकिन एक सर मैं इस चीज में जरूर ऐड करूंगी, वो जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं थी एक्सेप्शंस, कि अगर एक ऑर्डिनरी डिलिजेंस रखने वाला इंसान देख सकता है कि उसके अंदर स्ट्रक्चरल फ्लॉज थे, लेकिन आप बताएं शी इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, उनको बिल्डिंग देख के कैसे पता चलेगा कि बिल्डिंग के अंदर कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं? ये तो कोई इंजीनियर को ही बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसलिए मेरे हिसाब से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। चले बस फिर हम आपकी मानते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 भी आप ही हमें बताएं कि इसका क्या करना है। ठीक है, सो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा आपका सवाल है
इसके अंदर पहली बात वो कर देते हैं कि जी दानियाल को बता दें कि डिलीवरी और का टाइम और डिलीवरी की प्लेस क्या होनी चाहिए। अब जब ये आपके B2B कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना सर, तो B2B कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या है कि आपका वो बिजनेस टू बिजनेस है, ठीक है। सो एक आपका रबर पेंट्स है और दूसरा आपका लाइम सीमेंट है। तो ये B2B कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ पर बिजनेस आवर्स के अंदर आपने डिलीवर करना है और यहाँ पर बिजनेस प्लेस के ऊपर आपने डिलीवर करना है। साथ ही अगर बच्चा ये मेंशन कर देता कि जी अगर जस्ट इन केस कोई उसके अंदर मसला है तो वो रीजनेबल प्लेस और रीजनेबल टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाता, तो फिर ये पार्ट ए का जो पार्ट 1 है, यानी पार्ट ए का जो सब पार्ट 1 है, वो 3 नंबर का आपका बड़े अच्छे से हो जाता सॉल्व, कि जिसके अंदर वो प्लेस बता देता, जिसके अंदर वो टाइम बता देता। दूसरा जो है आपका फ़हीम हुसैन और करीम हुसैन का, उसके अंदर वो कहते हैं कि जी एक वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, जो एक वैलिड डिलीवरी ऑफर है, वो क्या होती है। वो याद है वो जो हमने चीज़ पढ़ी थी कि जी अगर आपने चीज़ पहुंचा दी है, अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस करने की कोशिश दे दी है और अगला परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो जी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये वो वाली बात है। तो वो जो वैलिड टेंडर की 5 कंडीशंस नहीं थी कि कंडीशनल नहीं होना चाहिए, रीजनेबल टाइम पे, रीजनेबल प्ले, वो यहाँ पर लिखनी थी। तो ये सीधा सीधा सवाल है, इसमें 4 आउट ऑफ 4 ले सकते हैं आप बहुत आराम से। इसका पार्ट बी, अच्छा इसका पार्ट भी क्या है, इसमें रेवोकेशन ऑफ ऑफर की बात हो रही है, उसमें आपने पॉसिबल सिचुएशंस आइडेंटिफाई करनी है। आई थिंक ये भी एक इम्पोस्टर क्वेश्चन है, इम्पोस्टर क्वेश्चन है बिल्कुल। वो देखें मुझे परेशान एक सेकंड के लिए मैं सोचने लगी कि पढ़ा तो था, देख लें बच्चा ऐसे परेशान होता है, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, कहते हैं जी इनको एक ऑफर मिली है कि वो सीमेंट के बैग जो है ना वो यूरोप उन्होंने भेजने हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने सैंपल भेजनी है। सही। अब वो कह रहे हैं कि जी ऑफर किस किस सिचुएशन में रिवोक हो सकती है। अब यहाँ इन्होंने टाइम नहीं बताया कि कितने टाइम में वो सीमेंट के बैग वहां पहुंच जाने चाहिए। I guess तो वो रीजनेबल वो क्वेश्चन ऑफ, हाँ वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और वो रीजनेबल टाइम के अंदर वहां देखिए, क्योंकि वैसे भी ये जो बैग भेजने हैं बाहर भेजने हैं ना, हाँ यूरोप भेजने हैं, ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा। टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो वाली बात यहाँ पे लिख, बिल्कुल वो बात आप लिख देंगे कि ये ऑफर रिवोक जरूर हो सकती है, लेकिन रेवोकेशन का नोटिस देना पड़ेगा। और इन्होंने जब वो बैग भेजे हैं तो बैग भेजने का मतलब इनकी तरफ से एक्सेप्टेंस है। सही। तो उससे पहले बस रेवोकेशन आ जाए तो सही, अदरवाइज गए। क्वेश्चन नंबर 6, पार्टनरशिप, मेरा फेवरेट दोबारा से। पार्टनरशिप पे तो बहुत मेहरबानी है कि आपने भी की है ना इस दफा। मेरा फेवरेट टॉपिक है पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, बड़ा मजा आता है मुझे पढ़ाते हुए भी। क्वेश्चन नंबर 6A है पार्टनरशिप का, और ये बेसिकली जो क्वेश्चन में जिक्र किया गया है, एक साहब थे, एक दोस्त थे, उन्होंने कारोबार स्टार्ट किया, दूसरे दोस्त से कहा कि मेरी मदद करो, उसने किसी बंदे के साथ मिलवा दिया कि यार ये बंदा सप्लायर है, तुम्हें सप्लाई करेगा, और फिर एक बंदे ने अपने आप को प्रेजेंट किया टू बी अ पार्टनर ऑफ अदर पर्सन। यहाँ पे उसने अपने आप को, मिस वाली बात है, इम्पोस्टर बना के पेश कर दिया। ये पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट का कंसेप्ट था कि एक बंदा जो पार्टनर नहीं है उसने अपने आप को रिप्रेजेंट की हुई है टू बी अ पार्टनर उस पर्सन का, और ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन या इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। एंड द थर्ड पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेड हिम एज अ पार्टनर, और उसके साथ एग्रीमेंट हुआ। और अब पैसे देने की बारी आ गई है, तो पैसे देने के वक्त हम उस बंदे को कहेंगे कि तुम्हें पार्टनर बनने का शौक था, अब तुम आओ और तुम इस बिजनेस में पार्टनर हो और नुकसान शेयर करो। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा सिंपल सा था, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना था कि पार्टनर बाय स्टॉपर या होल्डिंग आउट है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने इसको डिफाइन करना था और फिर 1 to 2 लाइन में इसको आपने एक्सप्लेन कर देना था कि इसको ये लायबिलिटी या अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इसका जो पार्ट बी है 3 नंबर का क्वेश्चन है, और ये भी इसमें स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल था आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि छुपी चीज है उसको टीलो करना होता है ना आपने। तो इसमें वो ढूंढना था कि इसमें पूछा क्या है उसने। अक्सर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर एक लाइन का होता है, नंबर 3 या 4 होते हैं। स्टूडेंट कहता है कि यार शायद मुझे ज्यादा लिखना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पे एग्जामिनर जो आपको नंबर देता है कि इस पूरी किताब में से इस बच्चे ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाली एक लाइन लिखनी थी, उसके भी नंबर होते हैं यहाँ पे। 4 नंबर का 3 नंबर का मतलब ये नहीं कि मुझे 3 पॉइंट्स पूरे लिखने हैं, मुझे एक लाइन लिखनी है, लेकिन वो सही वाली लिखनी है। तो वो कहता है कि जी ये जो क्वेश्चन था, वो कहता है जी एक बंदा है वो 50% प्रॉफिट शेयर करता है, तो ऐसी क्या सिचुएशन होगी कि वो पार्टनर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर से। टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आपने आइडेंटिफाई करना था, वो 5 थे, और उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है, और उसकी एक्सेप्शन पूछी है उसने कि हर प्रॉफिट शेयर करने वाला पार्टनर नहीं होता, उसके लिए 5 की 5 कंडीशंस पूरी है। आंसर कैसे करना था, आपने स्ट्रेट अवे लिखना था, पार्टनरशिप की वो 5 बातें लिखनी थी, डेफिनेशन लिख दो आप उसकी, वो डेफिनेशन ही उसकी 5 बातें, और फिर आप बताते हैं कि इसमें सिर्फ प्रॉफिट शेयर हो रहा है, बाकी 4 बातों का जिक्र नहीं है, ये पार्टनर। अब वैसे क्लास पढ़ाने कौन लग गया है, मुझे आप रोक रहे थे कि मैम इतनी लंबी बात ना करें, में बह जाता तो बस फिर
ऐसे ही होता है सर, ऐसे ही होता है, जो टॉपिक ज्यादा पसंद हो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे ही होता है। अब आप बताएं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये ज्यादती वाले सवाल हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए और पार्ट बी नहीं, ये वो सवाल फिर जो पिछली अटेम्प्ट में आपको याद है हमारा किस कदर इसके ऊपर शदीद डिस्कशन हुआ था, लेकिन एट दी एंड वो इतना बड़ा सा सवाल है, खोदा पार निकला चूहा वाला था हिसाब था। ये बिल्कुल वही वाला हिसाब है इस सवाल के अंदर। अच्छा। इसके अंदर वो कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन हो रही है, फिर क्या हुआ, वो पीच हार्वेस्ट करने थे, बिल्डिंग रेडी नहीं हुई टाइम पर, अभी क्या करें, लेबर के इशू की वजह से डिले हो गया है। यहाँ पर ये जो डायरेक्ट करना चाहते हैं ना, ये डायरेक्ट करना चाहते हैं टुवर्ड्स सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, लेकिन ये एग्जैक्टली उसकी तरफ जा नहीं रहा, बिकॉज इम्पॉसिबिलिटी है नहीं, डिले आ गया है। अब डिले के अंदर वो आपको रेमेडी के अंदर फंसा रहा है। तो ये कुछ इस तरह के सवाल आते हैं। ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें आई कैप ना both its ends open छोड़ देता है। हाँ, और ये वो सवाल होते हैं जिसमें एक स्टूडेंट ने एक आंसर किया, दूसरे स्टूडेंट ने डिफरेंट आंसर कर दिया। लेकिन सर सोल्यूशन उनके पास होते हैं ना एक से ज्यादा। हाँ, जो पेपर चेकर है उनके पास तो हर सिचुएशन के हिसाब से 2 सोल्यूशन या 3 सोल्यूशन होते हैं। ये है कि जब वो सजेस्टेड आंसर कल को देंगे तो वो एक पे सजेस्टेड आंसर शेयर रख देंगे। बच्चा कहता नहीं मुझे तो यही लिखना था, टीचर ने कुछ होता है। तो ये वो क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि इसमें एम्बिग्यूटी है, इसके 2 से 3 ऑप्शन हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने डिफरेंट ऑप्शन लिखा होगा, कुछ ने डिफरेंट लिखा होगा। तो आई गेस इसके ऊपर हम अभी अपना वर्डिक्ट नहीं देते। कुछ बच्चों ने अगर डिफरेंट आंसर लिखा होगा तो ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इसका वो बिल्कुल वो पिछले अटेम्प्ट की तरह वाला सवाल है। बहुत ही लंबी डिस्कशन हुई थी और एंड पे निकला कुछ नहीं था। वो क्वेश्चन वाला याद है ना सर आपको, सवाल जिसके ऊपर हमारी डिस्कशन हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 सर कुछ भी नहीं ये बड़ा जबरदस्त मेरा पेपर है। ये तो मुफ्त का एक लेकिन ये अगेन वही है कि आई क्या कह रहा है, अल्लाह के वास्ते पास हो जाओ, जान दे पास हो जाओ। लेकिन ये पास होने के लिए तैयार इसमें कुछ बच्चे नहीं थे। मेरे पास मैसेजेस आए कि मैम वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन बहुत लंबी थी, हमने याद नहीं की थी। तो अब मैंने आपको कह दिया था कि रट्टे लगा लो इन चैप्टर्स के, इन चैप्टर से आएगा। स्टिल बड़ा कम आया जी, बड़ा कम आया है चैप्टर से, कुछ भी नहीं था। अच्छा, अब एक बच्चा कहता है मैम वो मैंने ना 10 या 15 चीजें इसके अंदर लिख दी थी। मैंने कहा फिर काफी हो गया मुनासिब, मतलब ये कि उसके अंदर थी तो कोई 20-25 चीजें, लेकिन चलो तुमने 10-15 लिख दी हैं, काफी मुनासिब हो गया। 4 नंबर भी तुम्हें मिल जाते हैं तो फिर खैर। दूसरा जी पावर्स हैं आर्बिट्रेटर की, अंदर भी कुछ नहीं है। सीधी आपने 4 आर्बिट्रेटर की पावर्स लिखनी है कि जी वो कैसे वो एम्पायर को लेके आ सकते। मेरे ख्याल से अगर जिसने एक अच्छा रट्टा लगाया हुआ तो ये पूरा कैसे नॉर्मली स्टूडेंट ये पोर्शन करके नहीं जाता कि मैं बाकी से पास कर लूंगा, तो ये एक छोटी सी मिस्टेक होती है। आई कैप का पेपर आप इजीली पास कर सकते हो अगर आपने 100% तैयारी की है और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। हाँ, गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, हमने भी अपने पेपर करते हुए गलतियां की थी, लेकिन कोशिश होती थी कि हम पूरा पोर्शन करके जाएं, कुछ छोड़ के मत जाएं। सर मुझे तो बल्कि मैसेज आ रहे होते कि मैम गैस बता दें। मैं तो नहीं देती गैस कभी। मैं कभी गैस के ऊपर एज अ स्टूडेंट भी बिलीव नहीं किया और एज अ टीचर भी बिलीव नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी उम्र गैस पे निकाली है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए है इसका सर, पार्ट हाँ ठीक है 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट ए है, ये एक 4 नंबर का क्वेश्चन था और ये जो आपका क्वेश्चन टेस्ट हुआ ये अपॉर्शनमेंट ऑफ पेमेंट के ऊपर बात, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट या अपॉर्शनमेंट ऑफ पेमेंट की जब हम बात करते हैं, इसमें 2 बातें उसने कर दी। क्वेश्चन बताते बता दिया कि जो वालिद साहब थे जब वो पेमेंट किया करते थे सप्लायर को तो वो बता दिया करते थे, इंस्ट्रक्ट किया करते थे। तो जब तक वो इंस्ट्रक्ट किया करते थे तो फिर तो क्रेडिटर ने उसकी पेमेंट को उसी सीक्वेंस में लेकर चलना है। फिर वो ये नहीं कह सकता कि ये पैसे मैं फलां डेट के अगेंस्ट एडजस्ट करूंगा, ये मैं फलां इनवॉइस के अगेंस्ट एडजस्ट करूंगा। पहली बात तो कर दी। लेकिन वालिद साहब हो गए बीमार और उनके बेटे ने आगे संभाला। बेटा ताज़ा आया तो जाहिर बात है वो तो अपनी जवानी में होगा, वो गलतियां करेगा। उसने क्या काम किया, पेमेंट करते वक्त उसने ये नहीं बताया कि कौन सी इनवॉइस है। हाँ। और वो पेमेंट करता रहा। अब जब पेमेंट डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस नहीं गिवन तो फिर आप क्रेडिटर की मर्जी है। और वो नॉर्मली क्या करता है, वो पिछला बैड डेट भी क्लेम कर सकता है, वो 5 बेसिस के ऊपर चलेगा, टाइम बार्ड भी कर सकता है, टाइम बार्ड में से भी। बस एक कौन सा डेटर जो नहीं कर सकता, डिस्प्यूटेड, जिसके अंदर कोई कोर्ट केस चल रहा है। हाँ, डिस्प्यूटेड नहीं करेगा, बाकी टाइम बार्ड भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। आपने डेट सवाल पूछा, मैं ब्लैंक हो गया एक दफा। नहीं मैंने ये रिटोरिकल क्वेश्चन था, इट वाजंट रियली अ क्वेश्चन। तो ये एक आसान सवाल था, सिर्फ इसमें आइडेंटिफाई करना था अपॉर्शनमेंट ऑफ पेमेंट। 2 बातों का आपने आंसर करना। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है हमेशा जब भी हम क्लास में पढ़ाते हैं, अच्छी खासी बहस चलती है। आप लोग जो अकाउंटिंग के टीचर्स हैं ना, उनकी मैं जो है ना वो अच्छी खासी समझ लें कि कुछ भी बच्चों के साथ चलती है कि तुम्हें बड़े पसंद आते हैं अकाउंटिंग के टीचर्स। वो डेटर और क्रेडिटर, कौन सा वाला डेटर है और कौन सा वाला क्रेडिटर है। वो हमेशा कहते हैं जी हम तो अकाउंटिंग लिखते हैं, अकाउंटिंग लिख थ्योरी को कोई इज्जत नहीं देता। यहाँ आके सबकी अकाउंटिंग धरी की धरी। मैं तो रिसीवेबल पेबल को लेकर चलता हूं। उनको रिसीवेबल पेबल भी समझ नहीं आता। वो हमेशा कहती हूँ कि तुम लोग पढ़ के आ गए हो अकाउंटिंग के टीचर से, अभी तुम्हें डेटर क्रेडिटर आ नहीं रहा है।
तो ये बात है। खैर कोई बात नहीं है, डेटर क्रेडिटर रिसीवेबल पेबल परेशान नहीं होना। एक अमेरिकन अप्रोच है, एक यूके बेस्ड अप्रोच है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान में हम दोनों को कॉपी करते हैं, हम यूके बेस्ड अप्रोच ही फॉलो करते हैं। नहीं हम अमेरिका सर आईएफआरएस कहां से आया? अमेरिका तो मानते हैं। नहीं सॉरी अमेरिका के ऊपर नहीं बात करनी, बिल्कुल डाला। बहुत अच्छा जी। अच्छा जी, पार्ट बी हमारे पास अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेजिंग एग्रीमेंट, 4 डिफरेंस बताने हैं इसमें। बिल्कुल। तो आई गेस ये तो डिफरेंट है। वाइड एग्रीमेंट है। और सर अगर वेजर में बारिश जीत जाए तो बस अगर मैच के ऊपर वेजर लगाया और बारिश जीत गई फिर क्या होता है? फिर भी वेजिंग एग्रीमेंट ही है। और अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, सही है। अच्छा जी, सेकंड पार्ट इसका सर्कमस्टांसेस इन विच एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड। 4 नंबर का है ये। 5 नंबर का एक्सेप्शंस हैं, जिसमें आपको स्ट्रेट अवे कंसिडरेशन के चैप्टर में एक ही बात इंपॉर्टेंट थी और वही उसने पूछ लिया। वो जो आपका कोई टाइम बार्ड हो जाता है, टाइम बाद डेट को आप रीपेमेंट कर रहे हैं, जो आपने लिख लिया, जो गिफ्ट आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया, वॉलंटरी कंपनसेशन है, पास्ट में आपने कोई सर्विसेज परफॉर्म की थी, तो वो आपने यहाँ पे एक्सेप्शंस, कंप्लीटेड गिफ्ट भी आ जाएगा और आपका जो गिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। और 5वां वो चैरिटेबल वाला, ठीक हो, अगर आपकी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कुछ पे करने का और आगे से उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ने किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो वो फिर आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाता है, फिर वो आपने लाजमी देने हैं पैसे। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सवाल, बिकॉज ये भी आपका सीधा किस्म से जाएगा। अभी देखिए 9 नंबर तो सीधे सीधे, अभी कोई बच्चा अगर इधर पहुंच गया होगा तो उसका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया होगा ये करने के बाद। लास्ट क्वेश्चन है जी, हम तो आंसर देख देख के थक गए, आपने तो 3 घंटे इसमें गुजारे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बेसिकली जो क्वेश्चन था ये अब बात हो रही है निगोशिएबल के ऊपर। निगोशिएबल को 10 नंबर का टेस्ट किया, निगोशिएबल मेरा एक फेवरेट है। पहले जो टॉपिक था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10A, उसमें उसने 3-4 डिफरेंट सिचुएशंस दे दी और वो कहता है ज़रीन हैज साइंड द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स और आपने कमेंट करना है ऑन द टाइम एंड वैलिडिटी ऑफ ईच ऑफ द अबव। 3 नंबर का था, एक नंबर के हैं। आई प्रॉमिस टू पे, नाम से पता चल जाता है प्रॉमिसरी नोट है। ज़ैनब पे ₹20 million टू सईद एज अर्ली एज पॉसिबल, ये क्या होगा? ये मेरे पास ये उल्टा आ गया। आई एक्नॉलेज दैट आई एम इंटेंडेड टू, मेरी इंटेंशन है, तो यहाँ पे इसके अंदर सर फिर ये तो सही है, आई एक्नॉलेज या आई एम इंटेंडेड टू। वो लैपटॉप में मेरा ये उल्टी आ रही है ना तस्वीर, तो वो इस वजह से। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि आई एक्नॉलेज आई एम इंडेटेड, यहाँ तक तो अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आगे वो कहता है टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड, इसकी वजह से ये प्रॉमिसरी नोट बन गया। थर्ड ही तो, अच्छा सेकंड, सॉरी, आई एक्नॉलेज। अच्छा, वो कहते हैं ज़ैनब पे रुपीज एज अर्ली एज पॉसिबल, नहीं ये नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड प्रॉब्लम नहीं है, तो इस वजह से ये बना फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट वाला सर देख लेते हैं ना। वो कहता है आई प्रॉमिस टू पे ₹5 million टू मारिया एंड फर्दर अंडरटेक टू डिलीवर हर माय कार। सर इसमें तो फिर आपकी चीज भी आ गई साथ में, प्रॉमिसरी नोट में तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वैल्यू है ना, तो ये नहीं है प्रॉमिसरी नोट। सही है, क्योंकि यहाँ पे जब प्रॉमिसरी नोट की हमने कंडीशंस पढ़ी थी, नोट में सिर्फ और सिर्फ आपकी मॉनेटरी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी चीज का वादा नहीं आपका। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पेमेंट का अल्टरनेट है, जिसमें आप पेमेंट कर रहे होते हो, बिल्कुल चेक के थ्रू कर रहे हो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या प्रॉमिसरी नोट ये मोड ऑफ पेमेंट है जिसमें आपकी करेंसी के अगेंस्ट पेमेंट होती है। तो ये मैं जानना चाहता कि आप इसको क्या कहती है, मैंने पकड़ना था। सर ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसे आता है मेरे नाम, क्या फिक्र ना किया करें। अच्छा, ये लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? मेरा वो टेढ़ा आ रहा है इधर, ये कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? वन वाला कॉन्ट्रैक्ट, आई प्रॉमिस टू पे ₹5 million टू मारिया। इसमें फिर हमें ये बताया नहीं कि उसकी कंसीडरेशन का गैर ऑफर है, तो वो तो फिर बाकी एसेंशियल भी देखने पड़ेंगे, तो उसके ऊपर भी हम नहीं जाते। ठीक है, बाद में आपको नॉलेज भी आप टेस्ट कर रहे थे, मैं भी टेस्ट कर रही हूँ। 10th B के ऊपर आते हैं, ये भी सत्या बताएंगी। आपके पास डिस्कस किया हुआ बैंक की क्या होगी। एक साहब थे, उन्होंने पेमेंट की, एक चेक दिया किसी साहब को और उन साहब ने उस चेक के ऊपर फॉल्सिफाई किसी और के नाम पे एंडोर्स कर दिया कि फलां से जाके पैसे ले लो, तो बैंक ने पेमेंट कर दी उन साहब को। तो मेरे ख्याल से बैंक के पास तो यहाँ पे कुछ राइट्स अवेलेबल होते हैं। ये सर पेमेंट इन ड्यू कोर्स वाली बात है, ठीक है। बैंक ने अगर देखभाल के पेमेंट की है, क्योंकि बैंक के पास कोई तरीका नहीं था कि बैंक लाइबा का सिग्नेचर वेरीफाई कर सके। बैंक ने अगर देखा कि चेक की हालत सही है, ठीक है, अगर क्रॉस चेक था तो क्रॉस चेक के तरीके से दिया है, अगर वो आपका ऑन डिमांड चेक था उस तरीके से दिया है, इंडोर्समेंट में साइन शाइन थे कि नहीं थे। बैंक के पास पूरी दुनिया के सिग्नेचर्स का स्पेसिमेन नहीं है। रुस्तम का साइन तो बैंक के पास है,
लेकिन इसके अंदर लाइबा का साइन नहीं है बैंक के पास, तो देयर इज नो वे बैंक कैन वेरीफाई। बैंक बस ये देख लेगा जी क्रॉस चेक था कि नहीं था, उसके ऊपर साइन था सही से कि नहीं था, वो वाली सारी चीजें देखकर बैंक ने जो पेमेंट की है वो बिल्कुल सही है, और उसके बाद बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो पेमेंट करे लाइबा को। आपका क्या ख्याल है सर? मेरे ख्याल से भी इसका ये है, बैंक यहाँ पे राइट, बैंक का राइट प्रोटेक्टेड है, बैंक ने पेमेंट की है, ड्यू कोर्स की है, तो बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं है। बैंक हाँ, लेकिन अगर वो अकाउंट पे ही वाला होता तो फिर देखना पड़ता। अगर वो अकाउंट पे ही वाला उसके ऊपर लिखा है, क्योंकि लाइबोर ऑर्डर कह देने से तो अकाउंट पे ही नहीं बन जाता। ऐसी लास्ट जो आपका पार्ट था इसके अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का 4 डिफरेंस बताने थे, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज के। ये तो मेरे ख्याल से एक बड़ा सिंपल सा है, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। सर मेरे पास परसों रात मैसेज आया, मैम मेकर और पेयर का फर्क बता दे। परसों रात, आप नहीं कहें, सिंपल सा है। सॉरी, लेकिन स्टिल ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रॉमिसरी नोट के और उसके जो बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल्स थे, तो वो आपने उनमें आइडेंटिफाई कर लेना था। पार्टीज सबसे पहले, एक में 2 पार्टीज है, एक में 3 पार्टीज है, रिसीव्ड बाय, एग्रीड बाय, मेकर ही साइन करता है, एक में 2 लोगों के साइन हो रहे होते हैं, तो ये डिफरेंस थे बड़े कॉमन। तो आई गेस ये पेपर जो था ये एक बड़ा ही एवरेज पेपर था, डुएबल पेपर था और पास होने वाला पेपर था मेरे ख्याल में। अल्लाह ताला खैर करे, और स्पेशली जो फास्ट ट्रैक वाले हमारे हैं ना, वो जो पीआरसी करके आए हैं, हाँ, तो आप जीते या मैं जैसे शहजादे और शहजादियाँ कहती हूँ, तो वो क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इसी पेपर पे फोकस कर रहे थे, मुझे उम्मीद है कि पास हो जाएगा इंशाल्लाह। के बाद देर आर चांसेस के कुछ बच्चे परेशान हो जाए कि यार मेरा तो ये भी गलत हो गया, मेरा तो ये भी गलत हो गया। उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, आपने 100% पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, लेकिन देर आर केसेस जहाँ पे आपने कोई पेपर स्किप हो गया, कोई पॉइंट मिस हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, गलतियां होती हैं, हमसे भी होती थी। लेकिन ये आपको एक असूल बता रहा हूँ, तैयारी 100% करनी है, पेपर 100% अटेम्प्ट करना है, कोशिश करनी है। लेकिन ऑन एवरेज अगर कोई भी स्टूडेंट 80% ऑफ द पेपर अटेम्प्ट करता है, यानी 20 नंबर का वो अटेम्प्ट कर ही नहीं सका, आता नहीं था, टाइम खत्म हो गया, कुछ भी हो गया, 80 नंबर का उसने अटेम्प्ट किया, और उस 80 में से भी अगर उसने जो अटेम्प्ट किया है उसका 70% भी ठीक करके आ जाता है, तो 56% मार्क्स आपके बनते हैं, 56 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे सारा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। ये नहीं कि मैं 70 नंबर का अटेम्प्ट करूंगा और वो कर लिया तो बस ठीक है, पास क्यों नहीं हुआ, वो बच्चा 42, 43 पे फेल होगा। वो भी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कर लो ना, 45 से 55 नंबर तो वहीं से आएंगे, निगोशिएबल कर लो, 10 वहां से बन गए, बस लीगल शीगल रहने देते हैं, मैम चैप्टर 1 तो याद ही नहीं होता, इतना बोरिंग है। तो ऐसे नहीं करना होता बच्चे। नॉर्मली जब भी एक वो स्टूडेंट जिसने क्लासेस रेगुलर ली है, जिसने थोड़ा बेहतर घर जाके प्रैक्टिस किया है, रिवीजन किया है, वो बच्चा जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है पेपर में बैठ के, तो ऑन एवरेज 70% मार्क्स वो स्कोर कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 80% पेपर भी ठीक करेगा और 70% भी वो मार्क्स स्कोर कर लेता है, तो वो 56, 57 नंबर पे पहुंच गया, पेपर पास हो जाएगा। बिल्कुल तो सही है। ये एक और अगर वो बच्चा थ्योरी को थोड़ी सी इज्जत देता है, और अगर वो अकाउंटिंग के रजिस्टर के आखिर में जो है ना वो थ्योरी को लिखता नहीं है, और अगर वो एक सेपरेट रजिस्टर बनाता है, जो मैं हर पेपर में कहती हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, अच्छी उम्मीद रखें। एक बात याद रखें, जो रब है आपका, जो ऊपर वाला है आपका, वो कभी भी आपकी एफर्ट्स को रायगा जाने नहीं दे सकता। अगर आपने अच्छी नीयत के साथ एफर्ट की है, मेहनत की है, तो अगर अभी नहीं तो जब आपके रब को पता होगा कि मुनासिब मौका है, जब आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, अगले पेपर की तैयारी करें, अगले पेपर के ऊपर फोकस करें। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, और इंशाल्लाह अल्लाह, जैसे मिस ने कहा कि अल्लाह करे आप सब लोग पास हो, और हमें आप अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।